हमारी कुछ फैमिली सिस्टम में है कि हमारे यहाँ शादियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं एंड आई वाज 16 जब मेरी शादी हुई और मैंने उस वक्त सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था। हमारे माशरे में इस वक्त तो जो डिप्रेशन की सूरत हाल है वो दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। हर घर में एक कंपटीशन की फ़ज़ा है, हर घर में एक जेलसी और नेगेटिविटी की फ़ज़ा है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन आज आपको बच्चों में भी दिखेगा। हमें अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा वक्त ज़रूर लगाना चाहिए कि जिसमें हमें अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हो, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है। शादी वन वे ट्रैफिक का नाम नहीं है, शादी टू वे ट्रैफिक है। जब हम कुछ देते हैं तो हमें कुछ मिलता है। जब हम कुछ कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, हम दूसरे के लिए भला सोचते हैं, तब हमें वो भला मिलता है। यानी जब हम मोहब्बत या इज़्ज़त देते हैं तो हमें मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फैमिली काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और इसके साथ साथ हिप्नोटिस्ट भी हैं। ये हमें बताएंगी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं और इनको बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है ताकि शादीशुदा हजरात अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये हमसे क्या कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा असलम साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये सफ़र आपने कब शुरू किया और कब आपको लगा कि आप इस तरह लोगों के माइंडसेट को चेंज करके और उसको बेहतर करके उनकी हेल्प कर सकती हैं? मेरे इस सफ़र का आगाज़ काफ़ी अर्से पहले हुआ। हमारी कुछ फैमिली सिस्टम में है कि हमारे यहाँ शादियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं एंड आई वाज 16 जब मेरी शादी हुई और मैंने उस वक्त सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था। उसके बाद कुछ ज़िंदगी के हालात और वाक़यात कुछ इस तरह से गुज़रे कि जिसके बाद मुझे वक्त ने सिखाया कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए और इस चीज़ का जो मुझे सिखाने का सेहरा है वो मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर साबिर, उनके सर जाता है। मैं उनका नाम यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी एजुकेशन को अपनी शादी के बाद दोबारा कंटिन्यू किया तो आई वाज़ लाइक कि मेरी जो एजुकेशन थी उसमें कोई रास्ता नहीं था, उसमें कोई एम नहीं था। तो वो उन्होंने मुझे उस वक्त ये सोच दी कि आप इस लाइन में आप बेहतर तौर पर लोगों को समझती हैं और आप काउंसलिंग कर सकती हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन को कोई रास्ता, कोई रुख देना चाहिए। ठीक है। उनकी इस मेंटरिंग के बाद फिर मैंने ये इरादा किया कि मैं काउंसलिंग की फ़ील्ड में आऊँ और फिर मैंने अपनी टोटली लाइन चेंज की। मैंने साइकोलॉजी की फ़ील्ड का इंतखाब किया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा ये सफ़र आगे बढ़ता गया। मैम, आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में एक तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों के अंदर ये जो जल्दबाजी आ गई है उसकी एक वजह तो सोशल मीडिया है, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे माशरे में इस वक्त तो जो डिप्रेशन की सूरत हाल है वो दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। ख़ासकर अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं, कोविड के बाद से, तो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक वर्स्ट हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि कुरान पाक में भी आता है कि इंसान जल्दबाज है और थुड़दुला है। तो मुझे लगता है कि हमें फ़ौरी रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। हम थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं, हम थोड़ा सा रिलेशनशिप पे एफ़र्ट करते हैं, तो ना सिर्फ हमारे अंदर ये अर्ज होती है कि हमने आज एक काम किया और उसका रिज़ल्ट हमें कल ओवर द नाइट मिल जाए। अच्छा, इस चीज़ का जो रोल प्ले करता है वो हमारा सोशल मीडिया भी रोल प्ले करता है। आज हमारे हर बच्चे के हाथ में, इधर बच्चा टीन एज में एंटर होता है और पेरेंट्स उसको मोबाइल हाथ में दे देते हैं। उस बच्चे की सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ासकर अगर हम फेसबुक, ट्विटर वगैरह को देखें, तो वो बच्चा जिस तरह से वो फेसबुक पे स्क्रॉल करता है तो उसका माइंडसेट उसके माइंडसेट में ये चीज़ बैठ जाती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को एड्रेस नहीं करता और एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि उसका माइंड जो है तो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रिप करने लगता है।
यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना, वो भी बहुत वीक हो चुका है। फैमिली सिस्टम यानी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत वीक हो गए हैं। हर घर में एक कंपटीशन की फ़ज़ा है, हर घर में एक जेलसी और नेगेटिविटी की फ़ज़ा है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन आज आपको बच्चों में भी दिखेगा। मेरे पास टीन एज बच्चों के डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस पिछले 6 माह में कहीं ज़्यादा आए हैं, जो कि इससे पहले नहीं आए थे। तो जब मैं उसका रीज़न उनसे जब मैं बात करती हूँ और मैं समझती हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बेसिक रीज़न उनका ये है कि उनका फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब है। हस्बैंड एंड वाइफ के, पेरेंट्स के आपस के जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिस्टर्ब है। फिर मुझे लगता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो दीन से दूर हो गई है। दीन से दूरी से मेरी मुराद ये है कि लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके पास अब नहीं रहे हैं, ईमान की कमी हो गई है। जबकि सब कुछ देना अल्लाह ताला की ज़ात ने है। जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और एतमाद रखते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एक ईमान की एक मज़बूत कैफ़ियत बेदार होती है, और वो ईमान की मज़बूत कैफ़ियत जो है वो हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देती है। आज का मुसलमान उस ईमानी कैफ़ियत से बेज़ार है। आज का मुसलमान उस ईमानी कैफ़ियत से लाइल्म है। हमारी जो सोहबत है, जो कंपनी है, हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, ऐसे इल्म वालों के साथ जिनके साथ बैठकर हमें कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ समझने का मौका मिले, हमें ख़ुद को जानने का मौका मिले। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा वक्त ज़रूर लगाना चाहिए कि जिसमें हमें अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हो, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है, हमें क्या करना है, हम किस लिए पैदा किए गए थे और हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें जाना किस तरफ है। मैम, आपके ख़्याल में इस सब की एक बड़ी वजह, ये ईमान के कम होने की वजह और डिप्रेशन की वजह, क्या हमारे लाइफस्टाइल का ठीक ना होना भी है? यकीनन है, क्योंकि आज हमारे लाइफस्टाइल में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है, रातों को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, जबकि हमारी जो ब्रेन और माइंड और बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो ये बताती है कि आप जब अर्ली सोते हैं और अर्ली जागते हैं तो आप ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद और मज़बूत होते हैं। फिर हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं, फ़ास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है, प्रोसेस फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि या मैं यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि ये हमारे अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ाने का सबब बन रही है। पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं। मैं जब अपने जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप पानी कितना पीते हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि हम मैक्सिमम 2 से 3 ग्लास, या जब हमें कोई कहता है तो पानी पी लेते हैं। जबकि रिसर्च ये प्रूव करती है कि आपको पानी उस वक्त पीना है, यानी आपको प्यास लगने से पहले पीना है। अगर आपने प्यास लगने के बाद पी रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में वो डैमेज डन हो चुका है। तो जैसे हम अपनी गाड़ी में ऑयल की बत्ती जलने से पहले ऑयल डाल लेते हैं, इसी तरह हमें प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए। तो इस चीज़ में हमें ख़याल रखना है। ये जो हमारे डेली लाइफ रूटीन्स हैं उसको मैनेज करके भी हम अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और ये कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में वॉक और एक्सरसाइज नहीं है। एटलीस्ट 45 मिनट्स की डेली मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, जो टाइम सूट करता हो हमें उसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझती हूँ ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ख्याल रख लें तो हम अपने बहुत सारे डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के फेस से बाहर आ सकते हैं। मैम, जो माँ बाप अपने बच्चे या बच्ची की शादी करना चाहते हैं तो वो शादी के प्रोसेस से पहले वो किन चीज़ों को अपने माइंड में रखें? क्या एक लड़का और लड़की की ज़हनी सतह को शादी से पहले देखना ज़रूरी है? देखें, शादी से पहले ज़हनी सतह को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद जो 2 लोग जब एक साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो दोनों एक मुख्तलिफ़ फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, एट टाइम्स मुख्तलिफ़ कास्ट से भी बिलोंग करते हैं। फैमिली भी ऑब्वियसली अक्सर और बेशतर डिफरेंट ही होती है, इल्ला ये कि दोनों कज़न्स हो।
तो मैं समझती हूँ कि ज़हनी हम आहंगी को चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे माशरे में देखा जाए तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपेरेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब लड़के को बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की चाहिए और लड़की को क्या चाहिए कि लड़का जो है वो 6 फिगर्स में कमाता हो। मैं इसको के बारे में यूँ भी आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगी कि हमारा एक मैच मेकिंग सर्विस हमारी है जो कि shadilink.org के नाम से आप उसकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये टोटली फ़ी सबीलिल्लाह हम ये मैच मेकिंग सर्विस फराहम करते हैं और हम इसको असिस्ट भी करते हैं मैनुअली फ़ोन कॉल्स के ऊपर। इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार सिर्फ इतना सा है कि आपको 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा सक्सेस फ़ीस हम कोई चार्ज नहीं करते। तो उसमें जब हम लोगों से डील कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे पास लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि लड़का ये कहता है कि मुझे बहुत ही फेयर कलर में और बहुत ही कोई खूबसूरत लड़की चाहिए। लड़की या लड़की के माँ बाप भी इवन ये कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए कि जो कि 6 फिगर्स में कमाता हो, या अगर जिसका रेंट का भी घर होगा तो हम अपनी बेटी उसको नहीं देंगे। यहाँ तक के लोगों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। फिर एक सोच जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है हमारी सोसाइटी की ख़वातीन में, लड़कियों में, कि उनकी उम्रें निकल जाती हैं, वो लेट 30s में चली जाती हैं, इवन 40 की हो जाती हैं। उसके बावजूद भी उनकी ज़िद या ख्वाहिश ये होती है कि उनकी शादी किसी अनमैरिड से ही की जाए। जबकि यहाँ आकर हम उनको यही समझाते हैं कि देखें, आपको इस एज में अनमैरिड मैच मिलना थोड़ा सा नामुमकिन सी बात है। आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, क्योंकि शादी इट्सेल्फ कहीं ना कहीं जब हम कुछ गिव अप करते हैं कुछ चीज़ों में, तब कहीं जाके वो रिश्ते बनते हैं। शादी 1 वे ट्रैफिक का नाम नहीं है, शादी 2 वे ट्रैफिक है। जब हम कुछ देते हैं तो हमें कुछ मिलता है। जब हम कुछ कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, हम दूसरे के लिए भला सोचते हैं, तब हमें वो भला मिलता है। यानी जब हम मोहब्बत या इज़्ज़त देते हैं तो हमें मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि हमारी सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, हमारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि शादी सिर्फ अपेरेंटली 2 लोगों के मिलने का नाम नहीं है। शादी या मैं इसको ऐसे कहूँ कि ख़ानदान एक वो बुनियादी इदारा है जिसके ऊपर पूरी माशरे की इमारत खड़ी है। अगर वो इदारा ही कमज़ोर होगा, उसकी बुनियाद कमज़ोर होगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हमारा माशरा कैसे फलेगा फूलेगा। मैम, एक लड़के और लड़की की शादी के लिए मुनासिब एज क्या है? देखिए, उसके लिए कोई मुनासिब एज दी नहीं जा सकती। मेरे ख़्याल में एज वो मुनासिब होती है जब इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए। जब दोनों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उनको एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ के बारे में एक फ़िक्र लाहक हो जाए या उनको उसकी अवेयरनेस हो जाए, मैं समझती हूँ वो शादी की सही एज है। ठीक है मैम, शादी के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि खामद को अपनी बीवी से बहुत सारी शिकायत रहती हैं और बीवी को इसी तरह अपने खामद से बहुत सारी शिकायत रहती हैं। तो इसमें आप कोई ऐसी सजेशन दें जिससे वो शिकायत कम हो जाएं और उनका आपस में ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। कुछ मैं यहाँ पर कुछ टिप्स के ऊपर बात करना चाहूँगी कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इसको ऑप्ट करें तो यकीनन उनका रिलेशनशिप बहुत मज़बूत और बेहतर हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की कदर या शुक्रगुजारी का एहसास उनके अंदर होना चाहिए। होता ये है कि दोनों लोग एक दूसरे की खूबियों पर नज़र रखने के बजाय एक दूसरे की ख़ामियों पर नज़र रखते हैं। और यहीं पर से ही जब वो एक दूसरे की ख़ामियों पर नज़र रखते हैं तो वो खूबियाँ कहीं पीछे चली जाती हैं। और एक दूसरे की ख़ामियों पर नज़र रखने का एक नुकसान ये होता है कि उससे ताल्लुकात बिगड़ने शुरू होते हैं। आपस में एक दूसरे के लिए दिल में ग्रज, गुस्सा, और फिर एट द एंड वो गुस्सा नफ़रत में तब्दील हो जाता है और नफ़रत जो है वो आगे जाकर सेपरेशन में चेंज हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें एक बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पर डालना चाहूँगी
कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बदगुमानी से बहुत परहेज़ करना चाहिए। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है कि बदगुमानी, दो लोगों में बदगुमानी दूरी का सबब बनती है। तो मैं इसमें समझती हूँ कि दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में खुशगुमानी से काम लेना चाहिए। जैसे एक हदीस का मफ़हूम भी आता है कि एक दूसरे के लिए 70 बार अच्छा गुमान रखो। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरे के बारे में अच्छे से सोचें, अच्छा गुमान रखें, लेवरेज दें दूसरे को, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को लेवरेज नहीं देते, स्पेस नहीं देते, तो ज़िंदगी तंग होनी शुरू हो जाती है। फिर साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के ऊपर अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। शुक्रगुजारी की वो ताकत है कि शुक्रगुजारी की वजह से दो इंसानों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए दिल में गुंजाइश पैदा होती है। जबकि आए रोज़ के जो झगड़े हैं, आए रोज़ का जो आर्ग्यूमेंट है, वो दो लोगों के दरमियान दूरी का सबब बनता है, दिल में बाल आने का सबब बनता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ से परहेज़ करें, आर्ग्यूमेंट से परहेज़ करें, बातचीत ज़रूर करें। जो चीज़ आपको एक दूसरे की तंग कर रही है उसको मौका महल की मुनासबत से अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छा मूड देखते हुए उस बात को यकीनन करें। कभी भी खामोशी इख्तियार न करें मुकम्मल तौर पर। जैसे अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ मेरे पास जब कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं तो अक्सर बीवियों को ये शिकायत होती है कि ये जब नाराज़ होते हैं तो 2-2, 3-3 दिन तक और बाज़ दफ़ा 1-1 हफ़्ते तक मुझसे बात नहीं करते। तो मैं यही कहती हूँ कि खुदारा ये काम ना करें। अगर कोई बात आप दोनों को एक दूसरे की बुरी लगी है तो कोशिश करें कि उसको रिज़ॉल्व करें, उसमें कम्युनिकेशन गैप ना लेकर आएँ, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन गैप आता है तो चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं, बेहतर नहीं होती। मैम, दो सूरत हाल होती हैं। एक मियाँ बीवी के अंदर जो छोटा मोटा इख्तलाफ होता है वो मुखालफत की शक्ल उस वक़्त इख्तियार करता है, या तो उनकी नेचर ना मैच करती हो, या अगर उनमें कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है उसमें इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत ज़्यादा पंप कर दें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दें। ऐसी सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी सूरत हाल में मैं ये मशवरा देती हूँ कि खुदारा आपके जो अपने जो मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं, कि आपके जो अपने मैटर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं, उसमें कोशिश ये करें कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। ठीक है। ख़वातीन अमूमन करती हैं, जो उनकी आदत होती है कि या तो इधर कोई बात हुई, इधर उन्होंने, अब तो मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होते हैं, तो इधर अपनी वालदा को मैसेज कर दिया, फ़ोन कॉल कर ली, अपनी किसी बहन से बात कर ली, और इस तरह अगर वो ये समझती हैं कि उनका मसला हल हो जाएगा, तो मसला हल नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उनके दिल की भड़ास निकल जाती है, उनका कैथारसिस हो जाता है, बट मसला अपनी जगह जूं का तूं रहता है। तो कोशिश ये करें कि इधर उधर 2-4 लोगों से बात करने के बजाय अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट को रखें और उससे आप अपने मसाइल का तस्करा करें, उससे उसकी हेल्प लें, उससे मशवरा लें। जो प्रोफेशनल गाइड होती है वो आपको उस मसले से निकालने में एक बेहतर रोल प्ले करती है। ठीक है मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके काम से भी आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? अब मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आज कासिम अली शाह साहब से बड़ी ज़बरदस्त एक मुलाकात रही और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा एक छोटी सी मुलाकात में, और यकीनन हम सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं काफ़ी अरसे से कासिम अली शाह साहब की वीडियोस देख रही हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। मेरा एक ख्वाब है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन जिस तरह लाहौर में काम कर रही है, और लाहौर के बारे में मैं अपनी एक राय यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि लाहौर इल्म का और इल्म वालों का शहर है। मुझे लाहौर पसंद ही सिर्फ इस वजह से है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा ये एक ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है कि मैं कराची में ऐसी कोई फाउंडेशन बनाऊँ, क्योंकि कराची वालों को इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा असलम साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने हमारा ये इंटरव्यू देखा होगा, ख़ास तौर पे उनको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह आपने छोटी छोटी चीज़ों को दरगुज़र करके इख्तलाफ को ख़त्म करना है और उसको मुखालफत की तरफ नहीं लेके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।